आज मैं आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण उपविषय लेकर आई हूँ जिसका नाम है छंद, जो कि आपकी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी निहित है और अनेक परीक्षा उपयोगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाला उपविषय है। तो देखो, सबसे पहले छंद किसे कहा जाता है? छंद किसे कहा जाता है? छंद वह लयात्मक, नियमित तथा अर्थपूर्ण वाणी होती है जिसमें बंधकर कोई वाक्य या वाक्यांश पद्य का रूप धारण कर लेता है। पद्य क्या होता है? एक तो गद्य होता है। गद्य उसमें कौन सी, जैसे कहानी कथा किस में लिखी जाती है? गद्य में लिखी जाती है। जैसे दोहा, चौपाई, तो ये किस में लिखी जाती है? कविता, ये किस में? पद्य में, पंक्तियों में लिखी जाती है। तो पंक्ति को क्या कहा जाता है? पद्य। ठीक है। तो लयात्मक क्या होता है? लय के साथ। कोई भी हम गाना गाते हैं, मान लिया हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, कोई भजन गाते हैं, तो वो लय के अनुसार गाया जाता है ना? कि भाई जब हम गाएं तो उसकी लय, ताल, तुक एक समान हो, उसकी जो टेक होती है वो क्या आती है? एक समान आती है। तो उसी को क्या कहा गया है? छंद कहा गया है। ठीक है। वाक्य और वाक्यांश में अंतर क्या होता है? वाक्य तो क्या होता है कि पूरा वाक्य, वाक्यांश यानी कि वाक्य का कुछ हिस्सा। अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो वाक्य का कुछ हिस्सा। जो वाक्य पूर्ण रूप से वाक्य नहीं होता है, वाक्य का कुछ हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है? वाक्यांश कहा जाता है। तो छंद में क्या होता है कि मात्राओं, वर्णों, यति, गति एवं तुक के नियमों का पालन किया जाता है। मात्राओं का कैसे? कि भाई जैसे जिस प्रकार का छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या उसी के अनुसार होती है। फिर है वर्णों। भाई वर्णिक छंद होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। जहाँ मात्राओं की गणना की जाती है, जहाँ मात्राओं को गिना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मात्रिक छंद कहा जाता है। और जहाँ वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों को गिना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्णिक छंद कहा जाता है। ठीक है। फिर यति। यति से मतलब क्या होता है? रुकना। ठीक है। जब भी हम कोई कविता बोलते हैं या भजन करते हैं, गाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं तो हम रुकते हैं। तो वो जो रुकना होता है उसे क्या कहा जाता है? यति। और फिर उसकी गति, यानी कि कहीं हमारा स्वर ऊंचा होता है तो कहीं नीचा हो जाता है, उसे क्या कहा गया है? गति। एवं तुक। तुक क्या होता है? जैसे कि बताया कि हम कोई ना कोई ऐसे टेक बनाते हैं कि अंत में एक जैसा लगे, तो उसको क्या कहा जाता है? तुक के नियमों का पालन होता है। किसमें? छंद में। आज अगर तो ये छंद किसे कहते हैं ये आपको समझ आ गया होगा कि छंद वह लयात्मक, नियमित तथा अर्थपूर्ण वाणी है, यानी कि अर्थ जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकले, जिसमें बंधकर कोई वाक्य या वाक्यांश पद्य का रूप धारण कर लेता है। पद्य यानी कि पंक्ति का रूप धारण कर लेता है। छंद में मात्राओं, वर्णों, यति, गति एवं तुक के नियमों का पालन होता है। ठीक है। आप देखो, छंद दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक सबसे पहले बता देती हूँ कि लघु और गुरु। अब मात्राएं होती तो लघु वर्ण, जैसे हमने हिंदी वर्णमाला की थी, तो जो मात्राएं गिनी जाती है, तो मात्रा हमेशा किसकी होती है? स्वरों की होती है, ना कि व्यंजन वर्णों की मात्रा होती है। ठीक है ना? तो हमारे स्वरों को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? मूल रूप से 2 भागों में, वैसे तो 3 है, लेकिन छंद शास्त्र में स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, तो हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ठीक है। ह्रस्व स्वर हो गए, तो इनको क्या कहेंगे? लघु। ठीक है। ह्रस्व स्वरों को छंद शास्त्र में क्या कहा गया है? लघु। और लघु का साइन देखो क्या होता है? चिन्ह।
ये आई के समान जो चिन्ह होता है ये किसका, लघु वर्ण का होता है, लघु वर्ण का होता है। अब गुरु यानी कि जो दीर्घ स्वर थे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ स्वरों को क्या कहा गया है, गुरु। अब देखो, जब हम मात्राओं की गणना करते हैं तो लघु वर्ण की 1 मात्रा होती है और दीर्घ की 2 मात्रा काउंट होती है। अब देखो गुरु कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, गुरु वर्ण है। अब गुरु का साइन क्या होता है, जो ये एस के समान होता है, इसको क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। यानी कि इसको 2 मात्रा काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा, और ये आई का चिन्ह होता है, इसको 1 मात्रा के रूप में गिना जाएगा। यति का मतलब समझा चुके हैं। यति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रुकना। यति का शाब्दिक अर्थ क्या है, रुकना। यानी कि जब हम कविता पंक्ति बोलते समय रुकते हैं तो वो क्या कहलाती है, यति कहलाती है। फिर दूसरा है कि भाई अब आपको ये लघु और गुरु समझ आ गए होंगे कि लघु वर्ण कौन से होते हैं और गुरु वर्ण कौन से होते हैं। उसके बाद है गण। छंद शास्त्र में गणों की संख्या कितनी है, 8 है। छंद शास्त्र में गणों की संख्या 8 है। छंद शास्त्र में गणों की संख्या 8 है। कौन कौन से गण होते हैं ये हम एक सूत्र के माध्यम से जान लेते हैं। क्या, यह माता, राजभान, से लगा। और एक गण में कितनी मात्रा होती है, अर्थात एक गण में कितने वर्ण होते हैं, एक गण में 3 वर्ण होते हैं। अब मान लिया हम यहाँ इनके साइन लगा लेंगे, पहले तो क्या कर लेंगे, इनके चिन्ह। अब यहाँ यह क्या है, ए स्वर से युक्त है, ए की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। मैं के आ की मात्रा है, तो माँ कैसा था, गुरु। आ की मात्रा को क्या काउंट किया था हमने, गुरु। तय के भी आ की मात्रा है, तो ये भी कैसा था, गुरु आ। रा में भी आ है, तो ये भी गुरु हो गया। जय में ए की मात्रा है, तो ये क्या हो गया, लघु। भय में आ की मात्रा है, तो आ गुरु वर्ण था। न लघु और से लघु। ल से लघु, लघु वर्ण की मात्रा, और ग से गुरु। ठीक है, ये 8 गण हैं। कौन कौन से, य गण, मैं गण, तय गण, रै गण, जय गण, भय गण, नय गण, से गण। ल और ग क्या नहीं है, गण नहीं है। ल से लघु और ग से गुरु। क्यों, क्योंकि देखो इस सूत्र में ल और ग को लाना इसलिए अनिवार्य हो गया। अब मान लिया हम इनको नहीं लेकर आते तो स गण किससे बनता, स गण के लिए 3 वर्णों का होना आवश्यक है। 3 वर्ण होंगे तभी तो गण पूरा होएगा। अभी जैसे कि आपको बताया कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं। अब जैसे यह गण में कितने वर्ण हुए, 3। कौन कौन से, पहला लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। मैं, यह माता, 3 वर्ण आ गए ना, तो यह गण में लघु, गुरु, गुरु। फिर मैं गण, मैं गण में माता, रा, तो तीनों वर्ण क्या आए, गुरु आए। मैं गण में तीनों वर्ण कैसे आए, गुरु। आगे है तय गण।
तैगण में गुरु, गुरु और लघु। फिर तैगण के बाद कौन सा गण आ गया? रैगण। गुरु, लघु, गुरु। क्यों? देखो रा जय भा, रा जय भा 3 वर्ण हुए ना, तो रा क्या था? गुरु, जय लघु था, भा क्या है? गुरु। ठीक है, रैगण में गुरु, लघु, गुरु। फिर आगे कौन सा गण आ जाएगा? रा जय, जय गण आएगा। जय गण में लघु, भा, न। ठीक है, भा, भा गुरु हो गया और न क्या हो गया? लघु हो गया। फिर आगे क्या है? भैगण। भैगण यानी कि गुरु, लघु, लघु, क्योंकि न और स क्या है? यहाँ लघु है। तो भैगण में कितने वर्ण आए? 3 वर्ण आए। कौन कौन से? गुरु, लघु, लघु। फिर भैगण के बाद कौन सा गण आएगा? नैगण, भान, नैगण। नैगण में न, से, ल, तो तीनों वर्ण क्या आएंगे? लघु आएंगे। देखो मैं गण में तीनों वर्ण क्या थे? गुरु थे, और नए गण में तीनों वर्ण कैसे आएंगे? लघु। ठीक है, फिर है लघु और गुरु। ये अभी जैसे आपको बताया था, सॉरी सैगण आएगा पहले, सैगण। सैगण में देखो से लघु है, ल लघु है, और गा क्या हो गया? गुरु हो गया। तो सैगण में लघु, लघु, गुरु। फिर ल और ग, ल से लघु, लघु का साइन ये हो गया। गा से गुरु, गुरु का साइन ये हो गया। ठीक है, तो ये 8 गण होते हैं। कौन कौन से? यह माता राजभान से लगा, यानी कि यह गण, मैं गण, तैगण, रैगण, जयगण, भैगण, नैगण, सैगण, लघु और गुरु। ठीक है, ये क्या है? 8 गण हैं। ठीक, लघु और गुरु किसके लिए? क्योंकि सैगण पूरा नहीं होता, इसलिए लघु और गुरु को इस सूत्र में लिया गया है। ठीक, अब हमने बताया था कि वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मात्रिक छंद, और नंबर 2 क्या है? वर्णिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहेंगे? कि जिस छंद में मात्राओं को की गणना की जाती है। मात्रिक छंद मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। की जाती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
ठीक है। अब यहाँ देखो, जय के ए की मात्रा है, य के ए की मात्रा है में ए है, क्योंकि व्यंजन वर्ण हमेशा क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। किसके सहारे जीवित रहते हैं, स्वरों के सहारे जीवित रहते हैं। तो यहाँ ए है तो ए क्या था, लघु था। ऊ छोटे ऊ की मात्रा है तो ये भी क्या है, लघु है। माँ आ है, ये क्या है, गुरु, और न भी क्या है, लघु। अब यहाँ ज्ञान आ है तो ये क्या हो जाएगा, गुरु। न क्या है, लघु, उ लघु, न लघु। सागर में सा, गुरु और रे। तो ये क्या हो गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यानी कि यहाँ हमने मात्राओं को गिना है, ना कि वर्णों को, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मात्रिक छंद कहेंगे। दूसरा, अब देखो वर्णिक छंद किसे कहा जाता है। वर्णिक छंद, जिस छंद में वर्णों को गिना जाता है। की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, वर्णिक छंद। ठीक है। तो ये क्या है, छंद के मुख्य रूप से दो भेद हैं। अब देखो छंद के उपभेद, छंद कितने प्रकार के, मतलब 3 उपभेद हैं छंद के। छंद के 3 उपभेद हैं। कौन कौन से, सबसे पहले है संवृत्त छंद, नंबर 2 अर्ध संवृत्त, और तीसरा है विषमवृत्त। ठीक है। संवृत्त छंद किसे कहते हैं, सम का अर्थ क्या होता है, समान। ठीक है, कि जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, एक समान होती है। मात्राओं की या वर्णों की संख्या समान होती है चारों चरणों में, उसे क्या कहा जाता है, संवृत्त छंद कहा जाता है। अर्ध संवृत्त का अर्थ होता है, अर्ध यानी कि आधा, आधा संवृत्त यानी कि जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में मात्राओं या वर्णों की संख्या समान होती है और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे क्या कहा जाता है, अर्ध संवृत्त छंद कहा जाता है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे क्या कहेंगे हम, अर्ध संवृत्त छंद कहेंगे। अर्ध संवृत्त का मतलब समझ आ गया, अर्ध आधा। ठीक है, यानी कि पहले तीसरे चरण में मात्राएं समान होंगी और दूसरे चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। विषम वृत्त छंद, विषम का मतलब क्या होता है कि भाई किसी में भी समानता ना हो, किसी प्रकार की कोई समानता ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, विषम कहते हैं। तो यानी कि जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है, मात्राओं की या वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, उसे क्या कहा जाता है, विषम वृत्त छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषम वृत्त छंद कहा जाता है। कितने 20 तो विषम वृत्त छंद
आशा करती हूँ समवृत्त छंद, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त आपको समझ आ गया होगा। समवृत्त छंद कौन से छंद होते हैं कि जिसके चारों चरणों में मात्राओं की या वर्णों की संख्या समान होती है। अर्ध समवृत्त जिसके पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? अर्ध समवृत्त छंद कहा जाता है। जैसे दोहा छंद होता है, इसे क्या? अर्ध समवृत्त छंद कहा जाता है। दोहा छंद को, रोला छंद को, दोहा छंद और सोरठा छंद, क्या? सोरठा छंद क्या है कि अर्ध समवृत्त छंद है। अब चौपाई है, चौपाई कैसा छंद है? समवृत्त छंद है। चौपाई छंद कैसा छंद कहलाएगा? समवृत्त छंद कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चौपाई छंद कहा जाता है, यानी कि समवृत्त छंद कहा जाता है। ठीक है। दोहा छंद में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, और दूसरे और चौथे में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। पहले और तीसरे चरण में दोहा छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13, दूसरे और चौथे में 11। और सोरठा छंद होता है, ये क्या होता है? इसका विपरीत होता है। विपरीत यानी कि दूसरे और चौथे चरण में तो मात्राओं की संख्या सोरठा छंद में कितनी हो जाएगी? 13। पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होगी 11। तो दोहा छंद किसका विपरीत है? सोरठा का विपरीत है। ठीक है, कि यहाँ पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 13 थी, दोहा छंद में, सोरठा छंद में कितनी हो जाएगी? 11। दूसरे और चौथे चरण में दोहा छंद में मात्राओं की संख्या 11 और सोरठा छंद में मात्राओं की संख्या कितनी? 13। और चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और जैसे क्या है? रोला छंद। रोला छंद भी क्या होता है? समवृत्त छंद होता है। इसके भी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। किसमें? रोला छंद में। ठीक है। अब एक बार आपको मात्राओं की गणना करना और कुछ थोड़ा विशेष ह्रस्व और लघु का मतलब लघु और गुरु कैसे, जैसे एक तो आपको बताया कि जो हमारे स्वर हैं, जो ह्रस्व थे उनको क्या कहेंगे हम? लघु, और जो दीर्घ थे उन्हें गुरु कहेंगे। लेकिन कई बार लघु वर्ण को गुरु मान लिया जाता है। किन परिस्थितियों में माना जाता है वो आपको मात्राओं के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। ठीक, जैसे संयुक्त स्वर से पूर्व वर्ण, संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण लघु को भी गुरु मान लिया जाता है। देखो, संयुक्त अक्षर से मतलब क्या है कि मिले हुए अक्षर। ठीक है। संयुक्त अक्षर, अब जैसे मान लिया हमने पक्का लिखा, तो यहाँ कै और कै क्या हो गए? आपस में संयुक्त हो गए, एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो यहाँ पै को क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा, ना कि लघु। वैसे ये क्या था? लघु था, ए की मात्रा होने के कारण। लेकिन इन वर्णों का संयुक्त होना क्या इस लघु को गुरु बना देता है। ठीक है। अब जैसे कोई भी वर्ण है, अब इसमें देखो, फिर संयुक्त अक्षर को यानी कि जो आधा वर्ण होता है
उसको कभी भी उसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ मात्राओं की संख्या कितनी होगी? गुरु वर्ण को कितने 2 मात्रा काउंट किया जाता है और लघु वर्ण को 1 मात्रा गिना जाता है। अब पक्का यानी कि 4 मात्रा हो गई। यहाँ कितनी मात्राएं हो गई? 4। पक्का, गुरु, इनके संयोग के कारण, और यहाँ का वैसे गुरु हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? गुरु वर्ण कहलाते हैं। कौन से? संयुक्त अक्षर से पूर्व वर्ण लघु को भी गुरु मान लिया जाता है। अनुस्वार युक्त वर्ण को सब कल से नहीं बनवाऊंगा। अनुस्वार अनुस्वार युक्त वर्ण को भी गुरु माना जाता है। ठीक है, देखो पहले तो क्या था? संयुक्त अक्षर से पूर्व वर्ण को लघु को भी गुरु मान लिया गया था। फिर उसके बाद जो अनुस्वार युक्त वर्ण होता है उसको भी क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। अनुस्वार युक्त वर्ण को भी क्या मान लिया जाता है? गुरु माना जाता है। लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि सवराघात न हो। क्या ना हो? सवराघात न हो तो लघु वर्ण को लघु ही मान लिया जाता है, अनुस्वार युक्त होते हुए भी। या अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि जिसको आप चंद्र बिंदु बोलते हो। अनुस्वार क्या होता है? अंकी बिंदी जो ये होती है, इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु युक्त जो वर्ण होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। लेकिन जहाँ सवराघात नहीं होता है तो लघु हो जाते हैं वो। जैसे अब मान लिया हमने हंसना कहा, हंसना, तो यहाँ सवराघात न होने के कारण है क्या रहेगा? लघु रहेगा। ठीक है, ये क्या? अनुनासिक, भाई सवराघात नहीं होता है तो अनुनासिक यानी कि लघु को लघु मान लिया जाता है, अनुनासिक या अनुस्वार युक्त होते हुए भी। ठीक है, और बाकी कल करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। दोहा, छंद और उनके उदाहरण देंगे। तो धन्यवाद। अगर